हाँ तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे। पहला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रवाद, जो चैप्टर हमारा है उसका खिलाफत आंदोलन। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे वो लेंगे असहयोग आंदोलन। तो बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की कई चीजें हमने पढ़ी। इस चैप्टर में पढ़ते पढ़ते अगली कड़ी पर पहुंचते हैं और अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो है खिलाफत आंदोलन। तो सबसे पहले हम खिलाफत का मतलब समझेंगे बच्चों। खिलाफत, इस चैप्टर के अंदर जो खिलाफत शब्द लिया गया है उसका क्या अर्थ है। शाब्दिक अर्थ बच्चों मत जाना इसके पे। यहाँ पर खिलाफत शब्द का मतलब है इस्लामिक शब्द है। ये इस्लामिक शब्द का मतलब यहाँ पर है कि खलीफा जो था इस्लामिक विश्व का, जो एक तरह से अध्यक्ष था, जो सम्राट था, उसकी शक्तियों का उत्तराधिकारी यानी कि मोहम्मद पैगंबर की शक्तियों का उत्तराधिकारी कौन होगा। पैगंबर की शक्तियों का आगे चलाने वाला, आगे तक कौन लेकर के जाएगा, कौन उनका रखवाला होगा, कौन उसका रक्षक होगा, कौन उनका वाहक होगा जो आगे तक लेकर के जाएगा। वही यहाँ पर खिलाफत शब्द का मतलब दिया गया है। तो खिलाफत शब्द जो है बच्चों निकला है खलीफा शब्द से। और यहाँ पर जो खलीफा शब्द है वो पूरे इस्लामिक विश्व का एक तरह से मौलवी, एक तरह से पूरे विश्व का अध्यक्ष। इसकी कुछ शक्तियां होती हैं जो पूरे इस्लामिक विश्व को निर्देशित करती हैं। और वो शक्तियां किसके हाथ में होंगी, यही खिलाफत आंदोलन था। इन शक्तियों की रक्षा के लिए जो आंदोलन था वही खिलाफत आंदोलन था। तो बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की जो हार हुई, उसके बाद एक अफवाह फैली। अफवाह ये फैली कि भाई अब तुर्की पर एक बहुत बड़ी संधि थोपी जाएगी। हमारे यहाँ पर इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता के शासक खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाने की अफवाह। ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत ही भयानक, बड़ी, अपमानजनक एक संधि थोपी जाने की अफवाह फैल गई। जब तुर्की को यह लगने लगा, जब खलीफा की शक्तियां खतरे में आने लगी, उनको लगा कि अब जब हमारे ऊपर अगर ऐसी संधि थोपी जाएगी तो हमारे सम्राट का क्या होगा, उनकी शक्तियों का क्या होगा। ये विचार आना वाजिब थे। तो इनकी शक्तियों को बचाकर रखने के लिए, खलीफा की शक्तियों को बचाकर रखने के लिए एक मुहिम छेड़ी गई। वो मुहिम जो है, वो आंदोलन जो है, वही खिलाफत आंदोलन है कि आखिर पैगंबर साहब की जो शिक्षाएं हैं, जो बातें हैं, उनको आगे कौन लेकर के जाएगा, किसके हाथ में वो शक्तियां होंगी। खलीफा की आध्यात्मिक शक्तियों की सुरक्षा हेतु, खलीफा की आध्यात्मिक शक्तियां, जो धर्म के मामले में जो शक्तियां उनके पास थी खलीफा के पास में, उन शक्तियों की सुरक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में अली बंधुओं ने, मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधुओं ने एक खिलाफत समिति का गठन किया मार्च 1919 में। इसका मकसद यही था कि किसी न किसी तरीके से इन शक्तियों को बचा करके रखा जाए, सम्राट के हाथों से छीनी ना जाए। ऑटोमन साम्राज्य जो था उसके सम्राट के हाथों से इन शक्तियों को छीना ना जाए। मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा खिलाफत समिति का गठन मुंबई में मार्च 1919 में किया गया। इसके बाद
सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। इसी दौरान जो युवा मुस्लिम समुदाय के लोग थे, युवा, उन्होंने महात्मा गांधी से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया था। उसका तो कारण यह था कि उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अब हमें ऐसे हालात में हिंदू समुदाय की सहायता की भी जरूरत पड़ेगी। एक मुहिम छेड़ने के लिए, एक आंदोलन छेड़ने के लिए हिंदू समुदाय की आवश्यकता पड़ेगी। और उसी दौरान क्योंकि महात्मा गांधी ने हिंसा फैलने के कारण उनका जो रोलेट एक्ट सत्याग्रह था वो असफल हो चुका था, और असफल होने की संभावना को देखते हुए उन्होंने उस सत्याग्रह को स्थगित कर दिया। तो महात्मा गांधी भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद लेकर के चल रहे थे उस समय पर, और वो भी एक अखिल भारतीय एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की तलाश में थे, मौके की तलाश में थे। असहयोग आंदोलन के रूप में जो कि अखिल भारतीय हो, और अखिल भारतीय स्तर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए कोई भी एक समुदाय, कोई भी एक समाज इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। ऐसा बड़ा आंदोलन करने के लिए हिंदू मुस्लिम को एक होना जरूरी था। अब बच्चों क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में क्यों सहायता की, क्यों योगदान दिया, खिलाफत का मुद्दा क्यों उठाया उन्होंने, क्वेश्चन बनता है यहां पर भी। तो बच्चों महात्मा गांधी ने खिलाफत का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि महात्मा गांधी को लगता था कि जब हमारा रोलेट एक्ट सत्याग्रह असफल हो चुका है तो हमें अभी इस आंदोलन को यही नहीं छोड़ना है, हमें आगे और उससे भी बड़े स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर एक असहयोग आंदोलन के रूप में एक आंदोलन करना है। और उनको पता था, उनको अंदाजा था इस बात का कि अखिल भारतीय स्तर पर एक बहुत बड़े स्तर पर बिना मुस्लिम समुदाय के कोई भी आंदोलन सफल होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी। हमें मुस्लिम समुदाय को साथ में लेकर के जरूर चलना पड़ेगा, तभी जाकर के हम एक बहुत बड़े आंदोलन को शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने खिलाफत का मुद्दा उठाया। आगे क्वेश्चन अगर 2 नंबर का 3 नंबर का बने कि महात्मा गांधी जी ने खिलाफत का मुद्दा क्यों उठाया या क्यों सहयोग दिया, तो बच्चों उसका कारण यह है कि महात्मा गांधी जी का मानना था कि एक अखिल भारतीय स्तर पर, एक बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करने के लिए हिंदू मुस्लिम नेताओं को, हिंदू मुस्लिम समुदायों को, समाजों को एक होना बहुत जरूरी था। एक होकर के ही वो एक बहुत बड़ा आंदोलन को रूप दे सकते थे, इसलिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया। तो बच्चों अब महात्मा गांधी ने कलकत्ता अधिवेशन में, सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने दूसरे कांग्रेस के नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया, किस बात पर, कि खिलाफत में उनका समर्थन देंगे, खिलाफत आंदोलन में हम उनका साथ देंगे, और स्वराज के लिए, हमें भी अपनी आजादी के लिए असहयोग आंदोलन शुरू करना है। इसलिए उन्होंने अपने कांग्रेसी नेताओं को भी इस बात के लिए राजी कर लिया सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो बच्चों ये खिलाफत आंदोलन जो हमारा था, ये खिलाफत जो शब्द है खलीफा से बना, और खलीफा जो शब्द है उसका मतलब यहां पर यह है कि इस्लामिक विश्व का सबसे बड़ा गुरु। अब उसके पास जो शक्तियां थी, उन शक्तियों को बचाकर रखना, एज इट इज रखना, उनकी सुरक्षा करना, इसके लिए जो आंदोलन छेड़ा गया था वही आंदोलन खिलाफत आंदोलन का रूप ले पाया।
अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन। अब हमने सत्याग्रह के मुद्दे से आगे बढ़कर के खिलाफत में हमने सहयोग दिया और मुस्लिम समुदाय से हमने विश्वास लिया कि वो भी हमारे साथ में असहयोग आंदोलन में साथ खड़े होंगे और हमने असहयोग आंदोलन को शुरू करने का अवसर ढूंढ निकाला।